नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से, जहां पर निषाद पार्टी का विधानसभा स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। वहीं मछुआ समाज के अधिकारों पर हुई चर्चा। मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर उठा मुद्दा, आरक्षण और योजनाओं की लाभ की उठी मांग। जी हां, मुख्य अतिथि के रूप में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हुए शामिल। जिले में मछुआ निषाद समाज के अधिकार, आरक्षण और विकास योजनाओं के लाभ को लेकर आवाज बुलंद की गई। संजय निषाद ने कहा कि ऐतिहासिक और खनिज संपदा की भरपूर सोनभद्र आज भी अपेक्षित है, और जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत भी होगी। कार्यक्रम में समुदाय को संविधान की सूचीबद्ध श्रेणी में शामिल करने और ओबीसी सूची में नाम हटाने की मांग की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, आयुष्मान भारत, किसान क्रेडिट कार्ड और छात्रवृत्ति योजना का लाभ समुदाय के अधिक से अधिक जाने पर जोर दिया गया। संजय निषाद ने कहा कि डंडे से नहीं, झंडे और बुद्धि से लड़ाई का वर्तमान समय। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं को, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की फ्री बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड बिना गारंटी और ऋण सब्सिडी, अब बता दें कि छात्रवृत्ति और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मछुआ समाज तक पहुंचाने की अपील की गई है। मछुआ कल्याण के तहत बता दें कि बच्चों की शिक्षा, बेटियां शादी के लिए आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी गई। वहीं सामाजिक न्याय और आरक्षण के सभी वर्गों का विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा गया कि सबका साथ सबका विकास के तहत हर समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। ओबरा नगर स्थित क्लब 4 में निषाद पार्टी के विधान स्तरीय 1 दिवसीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनको मारने के लिए डंडा नहीं, झंडा चाहिए। आज के दिन में बटन, बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है। अब गोली नहीं, बोली में। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया, घोषणा भी कर दी और बता दिया कितना मिलेगा, लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्री उनका मानदेय बढ़ाने के लिए नहीं, अभी कैबिनेट में हो जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया, कुछ उसमें विसंगति थी, उसको दूर करने के बाद फाइल चल रही है, उनका भी बढ़ेगा। उम्मीद की है चुनाव से पहले निश्चय अभी जल्दी हो जाएगा, बहुत देर, चुनावी 1 साल है। जैसा सबका है तो सभी लोगों के लिए देखो, सबका साथ सबका विकास है। ये सरकार चलाना है, सरकार में सभी लोग सहयोगी हैं, सबके जीवन स्तर में सुधार है, इसलिए हर क्षेत्रों में मेरी सरकार। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण अलग बैठक कर रहा है और आप अभी अरे सबको स्वतंत्रता अपनी बात कहने का। भाई बैठक करने का मतलब थोड़ी हो गया विरोध में है। अरे बैठक नहीं करेगा तो उसके बच्चों की समस्या कैसे होगी? कोई सताए, ब्राह्मण को भी सताए, तो फिर बैठक नहीं करेगा तो अपने अपनी आवाज उठाए। हम कह रहे हैं सभी लोगों को कानून से सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई बिरादरी हो। अरे बहुत है, अभी क्यों नहीं है? 10% का बड़े लोग, ब्राह्मणों में बड़े लोग नौकरी पा जाते, छोटे नहीं पाते थे। हमारी सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, तभी तो गरीब ब्राह्मण का बेटा नौकरी कर पा रहा है। तो इसको इससे बड़ा सुरक्षा क्या हो सकता है? जातियों में देश बटा हुआ है, जाति गर्व भाई, लड़ाई लड़ा जातियों ने, देश को आजाद कराया है। जाति प्रमाण पत्र देने की संविधान में व्यवस्था है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो जातियों का, लेकिन सभी लोगों को एक साथ चलने के लिए हमारे एनडीए काम। तो इनके शिक्षा के लिए, निषाद का बेटा स्कूल में पढ़ रहा तो हाई स्कूल में 5,000, इंटर में है तो 10,000, बीए में तो 20-30,000, उससे ऊपर है 50,000 रुपया लेकर फिर हम उनको देकर पहली बार मेरी सरकार ने किया। इनकी बेटी की शादी क्या है भाई, आप आधार कार्ड जमा करो, लड़के लड़की का एग्रीमेंट करो और 1 लाख रुपया लो, अपने बेटी की शादी करो। ये हमारे मछुआ कल्याण कोष में है। इनके इलाज के लिए व्यवस्था किया कि भाई निषाद लोग हैं, कमा खा रहे, इनकी यूनिट कम है, इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। उस आयुष्मान भारत कार्ड न होने के नाते इनके बच्चों के, इनके इलाज के लिए जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड होता वहाँ जाके सो जाए और वहाँ से इनको जो है इलाज में 5 लाख रुपए हम दे देंगे। ये हमारी, ये पट्टे धारक है, ये 3,20,000 रुपया हर 5 एकड़ पर हम दे रहे हैं। इनके लिए फ्री बीमा वो हम ना है निषाद राज, ये प्रचार प्रसार हो, जिससे कि एक तो हमारे विभाग में अधिकारी आधे अधिकारियों की बदौलत हम मत्स्य उत्पादन में डूबना है। तो मत्स्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि पहले था कि मेरे पास खेती बाड़ी बहुत होगा तब तो मछली पालन करेंगे, लेकिन अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कि दरवाजे पर 100 मीटर जगह हो तो भी आप मछली पालन करो। टीन खरीद लो, उसको नट बोल्ट से कर लो, गोला बना दो, उसमें पॉलीथीन डाल दो, पाउडर डाल दो, बायोफ्लॉक तैयार करो, एयर डाल, ये 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा और 10 पैसे का बच्चा 3 महीने में बढ़ाओ, 3 रुपए में बेच दो हमारी सरकार के। तो ये इनको हम रोजगार के साधन, इनके आय के स्रोत का साधन, हम राजस्व की वृद्धि, प्रोटीन भोजन और इनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस संविधान में लिखा हुआ चीज जाने, पैमान को हटाएं, संविधान लागू कराने के साथ आए, अपना जय निषाद राज का झंडा उठाएं और फिर अपने बच्चों का
पहले उठाते रहे इन बेईमानों का झंडा तो खाते रहे 70 साल से पीठ पर डंडा, और चलता रहा इन बेईमानों का धंधा है। तो मैंने कहा भैया ये बंद करो, ले लो अपना डंडा। बस मंत्री, आज यहाँ आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? ये सोनभद्र है। सोनभद्र एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ दुनिया के लोग जीव उत्पत्ति के बारे में पढ़ने आते हैं, और यहाँ बहुत संपदा है, राज्य संपदा, सभी संपदा है। लेकिन दुर्भाग्य है 70 साल से कि सोनभद्र के लोग अभी भी उपेक्षित हैं। उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है, उन्हें भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल सके, उसके लिए उन्हें जागरूक करना। सरकार हमारी कितनी योजनाएं लाई है जिससे कि वो लेकर उसे उस योजनाओं का लाभ उठाकर वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। उसी क्रम में मत्स्य विभाग के द्वारा, क्योंकि जो ओबरा के सोनभद्र है उसमें ओबरा में हमारे मछुआरों की संख्या कुछ अधिक है। हमारे लोग अंग्रेजों नदियों से पठार पर, जंगल में, पत्थर में चले, कानून से उजाड़ लिया था अंग्रेजों ने, इनकी जमीन जायदाद छीन लिया। लड़ने के नाते संविधान में संवैधानिक अधिकार इनका अनुसूचित जात में मजबार तुरहा के नाम से अधिसूचित है, लेकिन कुछ बेईमानों ने इनका नाम ओबीसी में डाल दिया। ओबीसी से भी राज्यपाल ने कहा इनका नाम ओबीसी से खारिज हो, 9% उस ओबीसी में से निकाल लिया जाए और इनको सही में संविधान की सूची में जो सूचीबद्ध होने दिया जाए, तो किसी का कोई समस्या नहीं होगा ना तो उसमें होगा। इसी क्रम में इन्हें आरक्षण क्या है, संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या, वोट क्या है, उसे बताना जरूरी है। क्योंकि अब डंडे से लड़ाई नहीं, झंडे से, अब बंदूक से नहीं बुद्धि से लड़ाई होती। तो इनको एक ही कहना है कि बुद्धू बनना है कि बुद्धिमान बनना है। तो लोग, राजनीतिक दलों ने इन्हें बुद्धू बनाया, वोट लेके अपने लोग बुद्धिमान हो गए। ये बुद्धू बनकर, मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। इसके लिए आज के दिन मैंने सदन में आवाज भी उठाई थी कि भाई 1 रुपए का बजट पिछली सरकारों ने इस समुदाय के विकास के लिए दिया हो तो बता दे। वोट तो लिया बहुत कुछ, 1 रुपया भी दिया हो। और जो बहुत विरोध कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि हमारे पुरखों ने तो अंग्रेजों के मौत के घाट उतारा है, देश को आजाद कराया है गुरिल्ला युद्ध के, या आप लोग उसके बदौलत आप लोग सदन में बैठे हैं? क्योंकि उस कुर्सी पर जहां हम नेता लोग बैठते हैं वहां पहले अंग्रेज बैठते थे। अंग्रेज कानून बना के उजाड़ते रहे, लेकिन अंग्रेजों को हमारे लोगों ने मारकर मौत के घाट उतार के इसीलिए भगाया कि ईमानदार लोग जाएंगे, संविधान के मुताबिक हमारा संवैधानिक अधिकार देंगे। लेकिन बेईमान लोग पहुंच गए। हमारा सिद्धांत बनता है बेईमानों को हटाओ, संविधान लागू कराओ, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। आपने कहा आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण आज एक खास जाति को मिला है, कौन है इस जाति? भाई सामाजिक न्याय समिति तो कहती है कि भाई मिल्कमैन 27% में कब्जा है और लेदरमैन का 23% में कब्जा। अदरमैन कहाँ गए? अदरमैन अब जाग गए, मोदी के पास आ गए, योगी के पास आ गए, उन्होंने नीति बनाई है। आज मछुआरों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्हें हम दे रहे हैं, इन्हें फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड, इनके पास पैसा जमीन जायदाद में है। तो मैंने कानून बनवाया है ये कह के कि भाई इनके पास जमीन जायदाद नहीं है। किसान को तो आप दे देते हो, लेकिन ये निषाद उजड़े, इनके पास जमीन जायदाद, इनको भी कुछ दे दीजिए जिससे अभी व्यापार करें। इनके फ्री में, बिना किसी गारंटी के, आधार कार्ड के आधार पर इनको 3 लाख रुपए लेकर ये अपने 4% ब्याज पर काम कर सकते हैं आराम से। अगर गारंटी है तो 5 लाख, इनको 60% से सब्सिडी है, इनकी बीमा फ्री में है। कुछ कैजुअलिटी होने पर 5 लाख, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख, और कहीं चोट लग गया अस्पताल में 25,000 है। ये हम फ्री में दे रहे हैं। फ्री में NFDB का रजिस्ट्रेशन हो रहा, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन करें अपने मोबाइल से हमारे सहज जन सेवा केंद्र से, और खट दे उन्हें 100 रुपये उनके खाते में आएगा। बढ़िया से रिचार्ज कराएं। पूरा मत्स्य विभाग में कितना फायदा है उसको पढ़ें और लिखें। इनके बच्चों के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है। शिक्षा को मारने के लिए डंडा नहीं, झंडा चाहिए। आज के दिन में बटन, बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, अब गोली नहीं, बोली में। मंत्री जी ने जो है शिक्षा मित्रों का मानदेय
बढ़ा दिया उतना। खबर सीतापुर से, जहां पे जनपद में भाजपा का विरोध प्रदर्शन देखा गया। जहां भारत मंडपम में कथित विरोध पर आक्रोश देखा गया, वहीं अटल चौक पर राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के नेतृत्व में नारेबाजी की गई। डीएम को सौंपा ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग की। जनपद के लालबाग अटल चौक का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पे पवित्र माह रमजान शुरू हो चुका है और रोजदार अल्लाह की इबादत कर देश में समाज की तरक्की और शांति की कामना करे। पूरा दिन बिना खाए पिए अपने काम करे, वक्त वक्त पर नमाज अदा किया जा रहा है। नमाजी मगरिब बाद रोजा खोला जाता है और रमजान को लेकर बाजारों में रौनक भी बहुत ज्यादा देखने को लगी है। जहाँ एक तरफ खजूर के ठेले, फल और बता दें कि सुफेनी की दुकान सजी हुई है और जोरदार अपना रोजा ज्यादातर खजूर से खोलने अचथा समझते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मासूम बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है। बड़ों के साथ साथ ये मासूम बच्चे भी रोजा रख रहे हैं। तरफ माह रमज़ान का महीना चालू हो चुका है। बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग रोज़ा रख रहे हैं। वहीं नन्हे नन्हे बच्चे भी, मासूम बच्चे भी रोज़ा रखने में पीछे नहीं हैं। मेरे साथ इस समय 2 नाबालिग बच्चे जुड़वा हैं, वो भी रोज़ा रखे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, तुम रोज़ा हो? हाँ, रोज़ा है। रोज़ा काहे से इफ्तार करते हो? खजूर से। खजूर। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज। अयाज नाम है। तुम रोज़ा हो? हाँ। दोनों रोज़े रखे? हाँ। अच्छा। रोज़ा काहे से इफ्तार करते हो? खजूर से। खजूर से। तुम दोनों सगे भाई हो? कौन सा बड़ा कौन है? ये हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, छोटा है, हमसे 1 मिनट बड़े हैं। तुम इससे 1 मिनट बड़े हो? हाँ। अच्छा। नमाज पढ़ते हो? ये नन्हे नन्हे 2 बच्चे, मासूम बच्चे बता रहे हैं कि हम भी रोज़ा रख रहे हैं। सीतापुर से मोहम्मद अब्बास, आगाज टाइम। आपका क्या नाम है? अलाफिया। आप रोजे से हैं? हाँ, सारे रोजे रखते हैं। नमाजें पढ़ती हैं? सारी नमाजें पढ़ती हैं। क्या नाम है तुम्हारा भैया? मोहम्मद हसन। तुमने आज रोज़ा रखा है? जी। कौन सा रोज़ा है तुम्हारा? ये दूसरा रोजा है। दूसरा रोज़ा है। अफ्तार में क्या खाते हो? अफ्तार में जो अम्मी बनाती वो खा लेते हैं। है तुम्हारा भैया? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, तुमने रोज़ा रखा है? आपने रखा है? कौन सा रोज़ा है तुम्हारा आज? तेरा। खबर अलीगढ़ से, जहां पे थाना लोधा अंतर्गत गांव के करसुआ में अब सरकारी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें से एक छोटी नाबालिग बच्ची अपनी शिक्षिका पर टॉयलेट साफ करने संबंधी आरोप लगा रही है। वही आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ थाना लोधा क्षेत्र में अंतर्गत गांव के करसुआ में सरकारी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शिक्षक द्वारा प्रताड़ित, अपमानित किए जाने का आरोप दलित नाबालिग छात्र का वीडियो जारी कर आप बीती बताई गई। तुम चमार हो, तुम सिर्फ पानी भरने लायक हो, कुर्सी साफ करने लायक हो, वह पानी भरो। सरकारी विद्यालय में शिक्षक ने दलित छात्र से शौचालय साफ करने का दबाव बनाया। मना करने पर छात्रों की पिटाई भी की और इस विद्यालय की जांच कर अध्यापक पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
देखो मैम ने कहा था कि पानी टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने यहाँ कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने यहाँ कहा नहीं, हमने यहाँ कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था, यहाँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए, और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो, और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली। कि थाना रोदा अवगत कराना है कि थाना रोदा संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने शिक्षिका पर टॉयलेट साफ करने संबंधी आरोप लगा रही है। उक्त के संदर्भ में थाने द्वारा जांच की गई है, परिजनों से वार्ता की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं संबंधित विभाग से भी पत्राचार किया। खबर कानपुर से, जहां पे सिंहपुर चौराहे पर जाम में फंसी सपा के पूर्व विधायक की गाड़ी पर हमले के प्रकरण में डीसीपी पश्चिम की दी जानकारी। जी हां, बिठूर विधानसभा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी कानपुर के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष मुनिंद्र शुक्ला के शादी समारोह के कार्यक्रम में मंधाना से नवाबगंज की ओर जा रहे थे और इसी दौरान सिंहपुर चौराहे पर जाम में उनका गाड़ी फंस गई और इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार वहां पर आते हैं और पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला को गालियां देने लगते हैं, जिसका विरोध उनकी गाड़ी में बैठे उनके सहयोगी गण करते हैं। उसके बाद वह लड़के वहां से भाग निकलते हैं और कुछ देर बाद वो कहीं दूर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके आते हैं और पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला की गाड़ी में पथराव करने लगते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं, फिर वहां से फरार हो जाते हैं। पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी गाड़ी पर जिन्होंने हमला बोला है वो अज्ञात व्यक्ति थे और इनको हम लोग नहीं जानते। मौके पर चौकी इंचार्ज भी जाम को निकलवाने में लगे थे और इसी दौरान हमने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र और हमने ऊपर से हुए हमले को लेकर संबंधित चौकी इंचार्ज को दे दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। मामले के संज्ञान में लेते हुए डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबादी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बिठूर क्षेत्र में सिंहपुर चौराहे के पास पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला की वाहन का शीशा तोड़ने का घटना तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। मौके से अमर दीक्षित और ऋषभ यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे अभियुक्त सुमित की तलाश जारी है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त के पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिठूर थाना अंतर्गत सिंहपुर चौराहे के पास में श्री मुनिंद्र शुक्ला जी जो पूर्व विधायक हैं, इनके साथ इनकी जो गाड़ी है उसके शीशे को तोड़ा जाता है। इस घटना का संज्ञान लेते तो तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो 3 लड़के हैं उनमें अंबर दीक्षित, सुमित और ऋषभ यादव इनके नाम हैं। ये नशे की हालत में रहते हैं और जब वहां पर गाड़ी को निकलने को लेकर के वाद विवाद होता है और वहां पर ये एक लड़का इसमें से पत्थर मार देता है। इसमें तत्काल पुलिस ने मौके से अंबर दीक्षित और ऋषभ यादव को गिरफ्तार किया है और जो तीसरा अभियुक्त है इसमें सुमित, उसकी तलाश की जा रही, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें वादी से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। कल रात बिठूर खबर श्रावस्ती से, जहां पे अश्विनी कुमार पांडे ने तहसील जमुनाहा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्हें अभिलेखागार और न्यायालय जनरातत और विभिन्न अनुभागों की पंजिकाओं की जांच और राजस्व अभिलेखों का व्यक्तिगत कदम व्यवस्थित रखने तथा साफ सफाई पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी ने लंबित वायदों को शीघ्र निस्तारण, फरियादियों की समस्याओं को सूचीबद्ध कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा तहसील परिसर के पेयजल में बैठने की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खतौनी निर्धारित शुल्क पर ही उपलब्ध कराने और किसी प्रकार की अतिरिक्त वसूली न करने की सख्त हिदायत दी है। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी एसके राय और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
खबर शाहजहांपुर से, जहां पे होली के त्यौहार से पहले शाहजहांपुर की खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। महानगर के जैन मार्केट और पुआ क्षेत्र में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कचरी, पापड़ और अन्य खाद्य सामग्री पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने महानगर की जैन मार्केट कोरूगंज के छापेमारी की कार्रवाई के दौरान करीब 4 क्विंटल खराब कचरी और पापड़ के मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके बाद पुआ तहसील के तुकुनिया चौराहा स्थित प्रतिष्ठानों पर जाँच की गई और गाजी रेड्डी के मिश्रित दूध का नमूना, अमित किराना स्टोर से बेसन और शिवम किराना स्टोर से रंगीन कचरी का नमूना लेकर प्रयोगशाला को जांच के भेजा गया और करीब बता दें कि 2 क्विंटल रंगीन कचरी को सीज भी किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि होली पर्व पर देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों की सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वागीश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। फिलहाल विभाग ने साफ कर दिया है कि त्योहार अभी तक अभियान लगातार चलेगा ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। खबर संडीला से, जहां पे शिक्षकों का बड़ा ऐलान है। जी हां, टेट अनिवार्यता के खिलाफ डिजिटल वार 26 फरवरी के बीएसए ऑफिस पर धरना होगा। वहीं 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के टेट अनिवार्यता के विरोध में जनपद हरदोई में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ और विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई है। वही बता दें कि बैठक में प्रदेश, तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। मंच से वक्ताओं ने कहा है कि 2010 के पहले नियुक्ति शिक्षक पर टेट लागू करना अन्यायपूर्ण है और इसे तत्काल वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर छड़ा जाएगा अभियान। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #ट्वीट अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 23 से 25 फरवरी तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे और फोटो साझा करेंगे। खबर संडीला से है, जहां पे अफसरों के सख्त तेवर। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एसपी ने लगाई अधिकारियों की क्लास। जी हां, संडीला तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस उस समय सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के मंच बन गया जब अनुज झा के अधिकारी और अशोक कुमार मीणा वहीं अपने खुद मोर्चा संभालकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान राजस्व, पुलिस, विकास और अन्य विभाग की जुड़ी बड़ी संख्या में शिकायतों के सामने आई है। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्खास्त नहीं की जाएगी। अब भूमि विवादों पर सख्ती। डीएम ने राजस्व और पुलिस के विभाग की आपसी समन्वय के साथ संयुक्त टीम के बनाकर मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी ने भी साफ किया है कि जमीन विवादों में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान नारायणी भाटिया, वही आपको बता दें कि संतोष कुमार सिंह और अमित कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और तय सीमा की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों के नीचे डीएम एसपी के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिन पर तत्काल कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। संडीला में प्रशासन के सख्त संदेश, जनता की सुनवाई होगी, लापरवाही की कार्रवाई भी होगी। आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को थाना ओबरा में शांति समिति की बैठक की गई। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक में होलिका के संबंध में और चल रहे रमज़ान माह के संबंध में स्थानीय नागरिकों, पत्रकार बंधु आदि सबके साथ वार्ता की गई, कुशलता नोट की गई और उसके पश्चात हमारी ओबरा थर्मल पावर प्लांट में जो CISF यूनिट है उसके साथ थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा मिलकर पूरे ओबरा कस्बा में फ्लैग मार्च किया गया, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा का एहसास कराना है, सुरक्षा की भावना का विकास करना है तथा जो अराजक तत्व और असामाजिक तत्व हैं उनको एक संदेश देना है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में यदि उनकी संलिप्तता होती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खबर ऋषिकेश से है, जहां पे पुलिस ने अवैध मादक जिया पदार्थों की तस्करी करने वाले के खिलाफ अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक की भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि श्यामपुरी चौकी प्रभारी समित चौधरी और उनकी टीम क्षेत्र में गश्त करने संदिग्धों की चेकिंग कर रही है। इसी दौरान श्यामपुर में रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर सकवाने लगा। पुलिस टीम ने उसे रोककर जब तलाशी ली तो उसके शर्ट की जेब से एक पारदर्शी पन्नी में भूरे रंग का नशीला पदार्थ बरामद हुआ। क्राइम डिटेक्शन किट से जांच करने की पदार्थ में स्मैक होने की पुष्टि मिली, जिसका कुल वजन 9.51 ग्राम पाया गया और इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान अनूप कंडियाल निवासी गढ़ी मदद मैचक श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान अनूप ने स्वीकार किया है कि बरामद स्मैक में हरिद्वार से खरीद कर लाया गया है और वह इसे ऋषिकेश क्षेत्र में आने जाने वाले राहगीरों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। अधिक पैसे कमाने की लालच में उसने तस्करी का रास्ता चुना है। खबर ऋषिकेश से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अमर्यादित व्यवहार और प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और अपने गुस्से को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन के साथ कांग्रेस का पुतला फूंकते हुए भी जाहिर किया। बता दें कि देहरादून रोड स्थित पिक्चर हॉल के पास भाजपा कार्यकर्ता जिला महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में एकत्रित हुए और यहाँ कार्यकर्ताओं ने जमकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी के प्रदर्शन किया। मौके पर कांग्रेस का पुतला भी दहन किया। इस दौरान जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने कांग्रेस पर देश के अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि जब भारत अपनी आईटी और एआई क्षमताओं का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है, तब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अमर्यादित तरीके से कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता ने इस घटना को राहुल गांधी के इशारे पर बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की साख गिराते हैं, अब उनके कार्यकर्ता वही काम भारतीय धरती पर कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, कल भारत में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट का आयोजन किया गया और वो एआई समिट जो है उसमें अलग अलग देशों के विभिन्न राजनेता और उद्यमी वहां मौजूद थे और कहीं ना कहीं भारत अपनी आईटी और एआई को लेकर जो क्षमता है उसे प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा था। वहीं पे आपके द्वारा देखा गया होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी, जो कि किसी प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो किसी प्रदेश के यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, किसी प्रदेश के महामंत्री हैं, इस स्तर के नेतागण जो है कांग्रेस के, वो वहां पहुंचे और किस प्रकार से उनके द्वारा अपने कपड़े उतारकर एक प्रदर्शन किया गया, जिससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारत की साख गिराने का जो कार्य निरंतर उनके नेता राहुल गांधी विदेशों में जाके करते आए, आज राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो पदाधिकारी बंधु हैं उनके द्वारा ये भारत की भूमि पे किया गया। और इसी के विरोध में कहीं ना कहीं आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला ऋषिकेश की जो इकाई है उसने इस पूरे कृतज्ञ का विरोध जताते हुए एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया, जिसमें हमने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पुतला दहन। खबर रुड़की से, जहां पे सर्व समाज सेवा धर्म ट्रस्ट के कदम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज ट्रस्ट के संस्थापक आदिल फरीदी ने इकबालपुर में भारतीय सर्वधर्म वोकेशनल आईआईडी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के सगे बुनियादी हजरत मौलाना अब्दुल खालिद मद्रासी दारुल उलूम और देवबंद के रखी। और इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक आदिल फरियादी ने बताया कि इस संस्थान के द्वारा क्षेत्र के गरीब वर्ग को लोगों को मेडिकल संबंधित हर तरह की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसी संस्थान की तरफ से एक स्वास्थ्य केंद्र भी फिलहाल भी चल रहा है। भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक कॉलेज की नींव रखी गई है, जिसमें हमारे हजरत मौलाना खालिद मद्रासी साहब ने वो नींव रखी है। संगे बुनियाद कहते हैं हम, और ये संगे बुनियाद एक पूरे अवाम के लिए वो फैज होगी जो यतीम मिस्किन बेवा मेरे बच्चे होंगे, वो मैं अपना परिवार मानता हूँ, उसको पहले से मानता है और मानता रहूंगा और मानता हूँ। तो वो बच्चे निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने एक हॉस्पिटल भी तैयार किया है, वो भी सभी समाज का है। और जितना सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया है, मैं उनका आभारी और ऋणी हूँ। और मैं हजरत जी का और जितने प्यार मेरे भाई जितने मोहब्बतों में यहाँ पर आए, मैं उनका भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सर्व समाज के मोहब्बतों से मैं इतना बढ़ रहा हूँ, ये मुझे हौसला देते हैं। मैं
कार्य को कर रहा हो। आज ये जो भारतीय सर्वधर्म एलाइड हेल्थ केयर सेंटर की जो यहाँ पर स्थापना ये एनपीसीवीबी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन काउंसिल के थ्रू जो ये किया जा रहा है। एनपीसीवीबी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन काउंसिल का स्टार्टिंग से ही ये मोटो रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2020, उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर या वोकेशनल एजुकेशन अगर कहें उसको लेकर किया गया है। और तो एनपीसीवीबी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन काउंसिल के थ्रू 2019 से लेकर अभी तक कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगारमुखी शिक्षा देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। तो यहाँ भी इस जो कॉलेज का स्टार्टिंग का जो उद्देश्य है वो यही है कि आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है या जो बहुत निर्धन परिवार से आते हैं उनको हम रोजगारमुखी शिक्षा देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ें। आज का जो कार्यक्रम है हॉस्पिटल की नींव तो आज से लगभग 1 फरवरी को रखी गई थी, पर आज हमारे एक आदिल फरीदी और हमारे जो दारुल उलूम से हजरत जी आए थे उनके द्वारा आज एक कॉलेज की नींव रखी गई है जिसमें जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। तो भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत इस कॉलेज की स्थापना की जा रही है और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक इस क्षेत्र में एक नाम होगा कि भाई जहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे जिनके पास संसाधन नहीं है। इनमें लगभग सभी वर्ग के, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोगों को यहाँ पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सभी धर्म के लोगों के लिए मतलब की पढ़ाई कराई जाएगी, सभी को बराबर रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सभी लोगों का जो भी है। भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक कॉलेज की नींव रखी गई है जिसमें हमारे हजरत मौलाना खालिक मदरासी साहब ने वो नींव रखी है। संगे बुनियाद कहते हैं हम। यहाँ पे धौलपुर पुलिस ने वृद्ध महिला का खोया बैग लौटाया, 1 घंटे में किया बरामद। जी हाँ, साइबर सेल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिली सफलता। बताते कि धौलापुर पुलिस अधीक्षक ने विकास सगवान के निर्देशन में साइबर सेल की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई बैग में रखे थे और 1 लाख रुपए, मोबाइल, कपड़े और सोने चांदी का आभूषण वृद्ध महिला गुजरात से वापस लौट रही थी और अपने घर जा रही थी। पुलिस अधीक्षक विकास सगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस निरंतर वांछित आरोपियों की धरपकड़, अवैध गतिविधियों की रोकथाम सहित आमजन की सुरक्षा की सहायता में पूरी तरह मुस्तैद है। धौलपुर पुलिस ने एक वृद्ध महिला का खोया हुआ बैग मात्र 1 घंटे के भीतर बरामद कर दिया, सुरक्षित लौटा दिया और कल दिनांक 20 फरवरी को गुजरात में मजदूरी करने वाली वृद्ध महिला शांति पत्नी गिरिराज सिंह जाति कुशवाहा निवासी और मसूदपुर थाना सदर धौलपुर में सुबह 6 बजे धौलपुर रोडवेज बस स्टेशन के एक ऑटो से अपने गाँव मसूदपुर के लिए रवाना हुई थी और बैग को सीट के पीछे रख लिया था। लेकिन जब महिला गाँव में पहुंची तो बैग ऑटो में नहीं था। ध्यान से देखा तो ऑटो में सीट के पीछे की तरफ तो पर्दा फटा हुआ था। महिला और परिजनों ने फिर वापस उस रास्ते से बैग को काफी खोजा लेकिन कल शाम तक कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद सुबह 9:30 बजे महिला अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंची और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार हैंड कानी नेतृत्व में कानी हरिवेंद्र सिंह तत्परता से तकनीकी संसाधनों के उपयोग में बैग की तलाश में रवाना हुए और सपो रोड पर एक नाले में बैग मिला जिसकी पुलिस टीम द्वारा महिला और परिजनों को चेक किया तो उसमें पूरे 1 लाख रुपए, सोने की बरी और चांदी के बिछिया, पायल एवं मोबाइल सुरक्षित मिले, जिससे महिला को महज 1 घंटे में सकुशल सुपुर्द किया गया। पुलिस ने इस तत्परता और मानवीय पहल से क्षेत्र में आमजन का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ। साइबर सेल टीम की कार्रवाई को आपको बता दें कि हरविंदर सिंह का विशेष भूमिका रही। मतलब नौकरी करके तो उनका रास्ते में बैग गिर गया था धौलपुर से सरानी खेड़ा के बीच में। तो हमने कल कई बार ढूंढा, कई जगह गए, फिर उसके बाद आज हम सुबह साइबर क्राइम ऑफिस में आए हैं, एसपी ऑफिस में आए, जहां पर हमने बोला कि हमारी ऐसी बात है। तो पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए हमारे बैग को कम से कम समय 1 घंटे में ढूंढ के और हमें बता दिया। और सारा सामान हमारा उसमें सेफ है। हमारे उसमें 1 लाख पैसे थे, 1 लाख नगद रुपए थे, कुछ सोने के सामान थे, चांदी भी थी और सारा घरेलू सामान था। सारा हमें वापस मिल गया है। हम धौलपुर पुलिस प्रशासन के आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुशवाहा, मसूदपुर सरानी खेड़ा। ये हमारी मौसी जी हैं जो कल काम पे से आई थी, जो मतलब नौकरी करके। तो उनका रास्ते में बैग गिर गया था धौलपुर से सरानी खेड़ा के बीच में।
तो हमने कल कई बार ढूंढा, कई जगह गए, फिर उसके बाद आज हम सुबह साइबर क्राइम ऑफिस में आए हैं, एसपी ऑफिस में आए, जहां पर हमने बोला कि हमारी ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए हमारे बैग को कम से कम समय 1 घंटे में ढूंढ के और हमें बता दिया। और सारा सामान हमारा उसमें सेफ है। हमारे उसमें 1 लाख पैसे थे, 1 लाख नगद रुपए थे, कुछ सोने के सामान थे, चांदी भी थी और सारा घरेलू सामान था। सारा हमें वापस मिल गया है। हम धौलपुर पुलिस प्रशासन के आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर राजस्थान कोटा से, जहां पे यूजीसी के एसएससी और एससी एक्ट 2019 के विरोध में समता आंदोलन समिति के प्रदेश कार्यकारी बैठक कोटा में आयोजित किया गया और आज समता आंदोलन समिति के प्रदेश कार्यकारी की महत्वपूर्ण बैठक में आयोजित हुई। बैठक में यूजीसी से जुड़े प्रावधान और SC/ST एक्ट 2019 को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्षा पराशर नारायण शर्मा ने की और इस दौरान प्रदेश की कार्यकारिणी में जिला कार्यकारी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैठक में पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त कानूनों के प्रति असहमति जताई और कहा कि इन प्रावधानों के माध्यम से सामान्य वर्ग को प्रभावित किया जा रहा है। सर्वसम्मति से इन कानूनों के विरोध में आंदोलन को मजबूती करने के व्यापक स्तर और विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पश्चात पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के महावीर नगर क्षेत्र आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से यूजीसी सहित अन्य कानूनों के खिलाफ जनगणना के प्रयास किया गया। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों को जुड़कर अपनी बात रखकर सरकार तक पहुंचाई जाएगी। आज कोटा में समता आंदोलन के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसे एक तो यूजीसी जो नियम लाए गए हैं वो भी कोर्ट से स्टे हुआ है। केंद्र सरकार का कोई अधिकृत वर्जन इसके ऊपर आया नहीं है। सभी सामान्य वर्ग के राष्ट्रवादी नागरिक, देश प्रेमी नागरिक बहुत उद्वेलित है और केंद्र सरकार के विरोध में मुखर होते जा रहे हैं। और आज भी निर्णय यही हुआ है कि समता आंदोलन द्वारा इस यूजीसी जो नियमावली है इसका मुखर विरोध किया जाएगा, हर स्तर पर किया जाएगा। और जब तक इसको रोल बैक नहीं किया जाता, वापस निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक भाजपा का हर स्तर पर हर तरह से विरोध किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है। हम उसी को पूरी तरह से दोषी मानते हैं। दूसरा निर्णय यह हुआ है कि जैसे ओबीसी का उपवर्गीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने जो उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। राजस्थान में टूटा फूटा सा किया हुआ है, जैसे गुजरों को एसबीसी के नाम से दिया हुआ है, 5% बढ़ा के दिए, ये गलत है। ओबीसी में उन जातियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जिनको आज तक कोई लाभ मिला ही नहीं है, और 4-5 जातियां जो सारा लाभ बढ़ते जा रही हैं उनको मिनिमाइज किया जाना चाहिए और एक ग्रुप में डाल करके, जैसे वर्मा आयोग ने रिकमेंड कर रखा है, राजस्थान का वर्मा आयोग ने, उसी पैटर्न पर ओबीसी का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। हमने जो रिट लगा रखी है उसको परस्यू किया जाएगा, सरकारी स्तर पर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी और न्यायिक स्तर पर भी किया जाएगा। तीसरा, SC/ST से क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी आज निर्णय किया गया। हमारी रिट पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 दिन पहले तारीख पड़ी थी, तो केंद्र सरकार से एफिडेविट मांगा हमारी रिट पर, जो 2018 से पेंडिंग है। उस रिट को परस्यू किया जाएगा, केंद्र सरकार को परस्यू किया जाएगा और SC/ST में जन जागरण लाया जाएगा कि जब तक SC/ST से क्रिमिनल लोगों को बाहर नहीं किया जाता है तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती है और आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक SC/ST में नहीं पहुंच सकता है। तो एक मुद्दा ये भी आज डिसाइड किया गया है, निर्णय लिया गया है कि जो TSP एरिया राजस्थान का, उसमें बड़े असंवैधानिक रूप से जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके 100% पदों को आरक्षित कर दिया गया है। ओबीसी को, जनरल को कोई ऐसे कोई मतलब आरक्षण नहीं है, मतलब कोई मौका ही नहीं है, वर्षों बरस से चले आ रहे हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसको चैलेंज करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास 14-15 पिटीशन आ चुके हैं TSP एरिया के। जल्दी रिट लगा करके लोगों को ध्यान आकर्षित किया जाएगा और TSP एरिया में भी एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को बलवती करते हुए जो 100% आरक्षण दिया हुआ है लोकल बॉडीज में, पंचायती राज के अंदर प्रमुख पदों पर, उसको समाप्त करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा, न्याय के स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी और जनता के स्तर पर भी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी निर्णय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय है कि जो ओबीसी की सूची है आर्टिकल 15 और 16 में, वो सूची आर्टिकल 343D और 243D जो पंचायती राज का आरक्षण उस पर लागू नहीं हो सकती है।
उसमें सरकार को आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे कि किस जाति वर्ग को पंचायती राज में या नगर पालिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उस प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाले वर्ग या जाति को ओबीसी में शामिल करते हुए नई सूचियां जारी करनी पड़ेगी। इस संविधान पीठ के निर्णय को लागू करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भी याचिका दायर की जाएगी और सरकारी स्तर पर भी प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम पाराशर नारायण शर्मा है, अध्यक्ष समता आंदोलन। आज कोटा में समता आंदोलन के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसे एक तो यूजीसी जो नियम लाए गए हैं वो भी कोर्ट से स्टे हुआ है। केंद्र सरकार का कोई अधिकृत वर्जन इसके ऊपर आया नहीं है। सभी सामान्य वर्ग के राष्ट्रवादी नागरिक, देश प्रेमी नागरिक बहुत उद्वेलित है और केंद्र सरकार के विरोध में मुखर होते जा रहे हैं। और आज भी निर्णय यही हुआ है कि समता आंदोलन द्वारा इस यूजीसी जो नियमावली है इसका मुखर विरोध किया जाएगा, हर स्तर पर किया जाएगा। और जब तक इसको रोल बैक नहीं किया जाता, वापस निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक भाजपा का हर स्तर पर हर तरह से विरोध किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, हम उसी को पूरी तरह से दोषी मानते हैं। दूसरा निर्णय यह हुआ है कि जैसे ओबीसी का उपवर्गीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने जो उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। राजस्थान में टूटा फूटा सा किया हुआ है, जैसे गुजरों को एसबीसी के नाम से दिया हुआ है, 5% बढ़ा के दिए, ये गलत है। ओबीसी में उन जातियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जिनको आज तक कोई लाभ मिला ही नहीं है, और 4-5 जातियां जो सारा लाभ बढ़ते जा रही हैं उनको मिनिमाइज किया जाना चाहिए और एक ग्रुप में डाल करके, जैसे वर्मा आयोग ने रिकमेंड कर रखा है, राजस्थान का वर्मा आयोग ने, उसी पैटर्न पर ओबीसी का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। हमने जो रिट लगा रखी है उसको परस्यू किया जाएगा, सरकारी स्तर पर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी और न्यायिक स्तर पर भी किया जाएगा। तीसरा, SC/ST से क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी आज निर्णय किया गया। हमारी रिट पेंडिंग है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 दिन पहले तारीख पड़ी थी, तो केंद्र सरकार से एफिडेविट मांगा हमारी रिट पर, तो 2018 से पेंडिंग है। उस रिट को परस्यू किया जाएगा, केंद्र सरकार को परस्यू किया जाएगा और SC/ST में जन जागरण लाया जाएगा कि जब तक SC/ST से क्रिमिनल लोगों को बाहर नहीं किया जाता है तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती है और आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक SC/ST में नहीं पहुंच सकता है। तो एक मुद्दा ये भी आज डिसाइड किया गया है, निर्णय लिया गया है कि जो TSP एरिया राजस्थान का, उसमें बड़े असंवैधानिक रूप से जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके 100% पदों को आरक्षित कर दिया गया है। ओबीसी को, जनरल को कोई ऐसे कोई मतलब आरक्षण नहीं है, मतलब कोई मौका ही नहीं है, वर्षों बरस से चले आ रहे हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसको चैलेंज करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास 14-15 पिटीशन आ चुके हैं TSP एरिया के। जल्दी रिट लगा करके लोगों को ध्यान आकर्षित किया जाएगा और TSP एरिया में भी एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को बलवती करते हुए जो 100% आरक्षण दिया हुआ है लोकल बॉडीज में, पंचायती राज के अंदर प्रमुख पदों पर, उसको समाप्त करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा, न्याय के स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी और जनता के स्तर पर भी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी निर्णय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय है कि जो ओबीसी की सूची है आर्टिकल 15 और 16 में, वो सूची आर्टिकल 343D और 243D जो पंचायती राज का आरक्षण उस पर लागू नहीं हो सकती है। उसमें सरकार को आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे कि किस जाति वर्ग को पंचायती राज में या नगर पालिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उस प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाले वर्ग या जाति को ओबीसी में शामिल करते हुए नई सूचियां जारी करनी पड़ेगी। इस संविधान पीठ के निर्णय को लागू करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भी याचिका दायर की जाएगी और सरकारी स्तर पर भी प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम पाराशर नारायण शर्मा है, अध्यक्ष समता आंदोलन। खबर बायुत से, जहां पर 1 दिवसीय अक्टूबर की बाड़मेर प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बायुत में मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रतिनिधि बलराम मूड के नेतृत्व में स्वागत किया। वहीं कहते कि मंडल अध्यक्ष हनुमान जार्डी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का बायुती आगमन पर स्वागत और एवं अभिनंदन किया गया। सकारात्मक चर्चा भी हुई। इस मौके पर प्रदेश प्रतिनिधि बलराम मूड, जिला अध्यक्ष अंतराम बिश्नोई, जिला प्रवक्ता चेनराम कड़वासारा, मंडल अध्यक्ष हनुमान जाड़वी और कुंभाराम धरवाल, कुंभ सिंह, महामंत्री गणेश शर्मा, गंगाराम दर्जी, बाबूलाल और प्रदय प्रेम राव, चौखाराम दिवासी, साथ ही आपको गजेंद्र शिवौल, हरीश सैनी और आपके कार्यक्रम में मौजूद रहे और वही तमाम नेतागण भी वहां पे मौजूद थे।
खबर कानपुर से, जहां पे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज तहसील कार्यालय में नरवल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया और बीआरसी कक्ष में तैनात कर्मियों के पास परिचय पत्र उपलब्ध नहीं थे तथा कक्ष के बाहर नाम और मोबाइल नंबर अंकित भी पाए गए। जिलाधिकारी ने व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने निर्देश दिए। उन्होंने प्राप्त फॉर्म में 6 के संबंध में भी जानकारी ली। प्रकरण के समयबद्ध निस्तारण पर भी बल दिया। जिलाधिकारी ने अभिलेखागार का निरीक्षण करते हुए आपको बता दें कि सेमरझाल गांव से संबंधित अभिलेखों का प्रशिक्षण किया। तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति को निर्देशित किया गया और संबंधित गांव के अभिलेख विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुति की जाए। अभिलेखों के रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। संग्रह कार्यालय में निरीक्षण के संग्रहण पंजिका में अंतिम आर्षिकी दिनांक 25 नवंबर 2025 को जारी पाई गई। विधिवत विभाग से संबंधित 1.17 लाख रुपए की आरसी वसूली के संबंध में जिलाधिकारी अमीन अनिल से दूरभाष पर वार्ता कर प्रगति की जानकारी ली। वसूली न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अमीन के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जो बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने अभिलेख कार्यालय के तथा खाद्य और आपूर्ति कार्यालय को भी निरीक्षण किया गया। तहसील परिसर में साफ सफाई और स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिया गया। जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया तथा शासन देशों द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त और राजस्व डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, एसडीएम नरवल विवेक कुमार मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर राजस्थान से, जहां पे बूंदी में भीषण सड़क हादसा। पूर्व सरपंच मोहन सिंह मीणा की मौके पर ही मौत। मुआवजे की मांग को लेकर 1.5 घंटे जाम। बूंदी जिले के बासनी उमरगांव निवासी पूर्व सरपंच मोहन सिंह मीणा के गुरुवार को दोपहर 12 बजे लगभग एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहन सिंह मीणा अपनी मोटरसाइकिल से देवली क्षेत्र के परिवर्तन के साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे। जैसे उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-12 पर अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाई, वैसे ही दौरान जयपुर की ओर से आ रही झालावाड़ क्षेत्र के विधायक और स्कॉर्पियो तेज रफ्तार के सामने आ गई। अचानक मोटरसाइकिल के सामने आने से वाहन चालक असंतुलन में नहीं बना पाया और जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार मोहन सिंह मीणा दूर तक घसीटते चले गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में उनका एक पैर अलग हो गया था। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर जाम। ग्रामवासियों और परिजनों की मृतक के शव सड़क पर खड़क कर जाम लगा दिया। परिजन भारी मुआवजा और परिवार की एक सदस्य की सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। उच्च अधिकारी के मौके पर पहुंचकर समझाइश देने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला और यातायात सुचारू रूप से हो सका। शादी में जा रहे लोग भी फंसे। घटना के दौरान अपनी भांजी के शादी में शामिल होने के लिए मालपुर जा रहे राजाराम जैन कर्मयोगी भी जाम में फंसे रहे और घटनास्थल की स्थिति के प्रत्यक्षदर्शी रहे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कोटा से, जहां पे अब गदरे की 12 में कोटा रोड पर शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय भूपेंद्र सुमन की हादसे में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों युवक बाइक से जा रहे थे और तभी आगे चल रही एक कार ने उनकी टक्कर हो गई और टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक भारी वाहन ने भूपेंद्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में देवकिशन और बंटी घायल हो गए और वहीं तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। यह हादसा गजनपुरा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पहुंची और घटना स्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोटा रोड पर संचालित कुछ मैरिज गार्डन और रिजॉर्ट बिना पर्याप्त पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के चल रहे हैं, जिससे सड़क पर अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। लोगों का कहना है कि नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और प्रशासन को इस ओर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।
खबर अलवर से, जहां पे हर साल करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी शहर में जगह जगह लोगों को गंदगी मिली है। अलवर में नगर निगम सफाई दावे के बीच सड़क पर गंदगी के ढेर और नालियों के चौक होने की स्वच्छता अभियान फेल होते नजर आ रहा है। जगह जगह कचरे की ढेर से लोगों की राहगीरों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे संक्रमण रोग और फैलने का खतरा बढ़ गया है। नालों में प्लास्टिक और कचरा फंसने से जल भराव और मच्छरों का बता दें कि प्रकोप बढ़ रहा है। अलवर नगर निगम के बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छता के दावे नगर निगम और यूआईटी की आपसी लापरवाही के कारण खोखले साबित हो रहे हैं। घरों में कचरा ना उठने से लोग परेशान हैं और घरों में जब कचरा सड़ता है तो लोग खुले में भी फेंक रहे हैं, जिससे सड़क गंदगी हो रही है और शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगने से गंदगी का अंबार लग गया है। नालों में प्लास्टिक कचरा भरा होने और सफाई कर्मियों की अनदेखी से शहर बदहाली दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। शहर में पर्यटन स्थलों के आने वाले सैलानियों गंदगी देखकर विचलित हो जाते हैं। इससे अलवर की छवि खराब हो रही है। सफाई कर्मी और इन जगहों पर सफाई नहीं करते। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतना होने के बावजूद न सरकार के नुमाइंदों पर कोई असर हो रहा है और न ही अफसर नींद से जाग रहे हैं। खबर कोटा से, जहां पे सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ। जी हां, कल से 1 मार्च तक होगा केपीएल का रोमांच। कोटा में कल से क्रिकेट का महाकुंभ सजने जा रहा है। कोटा प्रीमियर लीग का शुभारंभ जेके पवेलियन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। आयोजन के लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कोटा जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस भव्य टूर्नामेंट का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता करेंगे। आयोजन के पोस्टर का विमोचन आज किया गया, जिसमें अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा, सचिव सत्यप्रकाश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में दिलीप, नोएडा, नागपुर, जयपुर, अजमेर, जबलपुर, कोटा, राजस्थान यूनाइटेड के कुल 8 टीमें किताब के लिए एक मुकाबला करेगी। मैदान पर आईपीएल और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हरभजन सिंह और कई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर भी दर्शकों को उत्साह बढ़ाने कोटा पहुंचेंगे। विजेता टीम को 11 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। खास बात यह है कि स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों की एंट्री पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है और 1 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का दर्शकों की सुविधा के लिए मैदान में 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि मैदान का समतलीकरण कार्य पूरा हो चुका है और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों को आने की उम्मीद है। आने वाले समय में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के निखारने के लिए अब विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। हम सबके बीच पर यहाँ पर हैं कोटा क्रिकेट संघ के सचिव सत्यप्रकाश जी शर्मा और कोटा क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष के नाते एक कोटा शहर के लिए बड़ा आयोजन हम सब लोग इस क्रिकेट मार्च तक ये कार्यक्रम जेके पेविलियन स्टेडियम में होने जा रहा है। उसी संदर्भ में बता रहे उनका बहुत आभार। कोटा जिला क्रिकेट संघ बहुत दिनों बाद इसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। हमारी सभी कार्यकारिणी जो हमारे सचिव साहब बैठे हैं, सत्य विकास जी, कोषाध्यक्ष हमारे नीटू भैया और हमारी समस्त कार्यकारिणी, हमने भी सोचा कोटा में कुछ करना चाहिए। इसी के निमित्त हमने सभी का कैसे लोग कोटा क्रिकेट को आगे बढ़ता हुआ देखें, तो हमने सबने मिलकर एक सामूहिक रूप से कोटा प्रीमियर लीग केपीएल 2026 का एक आगाज किया है। जो 22 दिनों बाद कोटा क्रिकेट संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ कोटा में क्रिकेट का कुछ नया नहीं हुआ, हमने सबने सुनना चाहिए। तो ये केपीएल 2026 जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं और जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनको आने वाले दिनों में बहुत 2026 रविवार से 1 मार्च तक कोटा में जेके पेविलियन स्टेडियम नयापुरा कोटा में होने जा रहा है। इसमें भी आपको कहते हुए नजर आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में और रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्ले किया है, वो भी इसमें आपको तरह-तरह के खिलाड़ी नजर आएंगे। कल का उद्घाटन समारोह हमारा प्रातः 9 बजे है, जिसको हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर और हमारे राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ हमारे राजीव जी दत्ता साहब उसका उद्घाटन करेंगे। प्रथम पुरस्कार हमने रखा है 11 लाख रुपए जो विजेता टीम को दिया जाएगा। उसके अलावा 5 लाख रुपए का पुरस्कार हम उपविजेता को देंगे। मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 51,000 रुपए देंगे। अध्यक्ष जी द्वारा
इस कोटा प्रीमियर लीग के बारे में सारी जानकारी मुझे लगता है दे दी गई है। ये प्रीमियर लीग सबके सहयोग से हो रही है। कोटा में हमारे 3 मेन स्पॉन्सर हैं, जिसमें एक तिरुपति स्टोन क्रशर, एक शुभम बिल्डर और गुडविल एडवर्स। इसके अलावा कोटा क्रिकेट एसोसिएशन बाकी सहयोग कर रही है। तीसरी रात सभी पत्रकार बंधु और हमारी पदाधिकारी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सभी हैं। हमारे अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में जो कोटा प्रीमियर लीग अध्यक्ष साहब ने मनोज जी भाई साहब ने बताया आपको विस्तार से, जो कल से होने जा रहा है, हमें चाहते हैं कि आपसे इसको हाइट मिले, हर अखबार में इसको प्रमुखता से दिखाएं, ताकि कोटा में बहुत दिनों से एक बड़ा क्रिकेट का आयोजन नहीं हुआ था। हमारी पूरी कार्यकारिणी नहीं बनी थी और कोटा शहर में क्रिकेट के दीवाने बहुत हैं। तो हमने पूरी कार्यकारिणी ने मिलकर प्लान किया कि यहाँ एक ऐसा आयोजन हो, लोग उसका मजा लें, एंजॉय लें और कुछ सीखने को भी मिले। जो बाहर के खिलाड़ी आके यहाँ खेलेंगे तो जो यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी उनको भी उनकी भावना बढ़ेगी क्रिकेट के प्रति। इसलिए हमने एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, KPL 2026। कितनी टीमें भाग लेगी, क्या क्या इसमें रहेगा? इसमें टोटल 8 टीमें भाग लेगी और ये 8 दिन चलेगा और टोटल इसमें 15 मैच होंगे कुल। 22 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और 1 तारीख को समापन होगा। और इसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है हमने विजेता टीम के लिए। विजेता टीम के लिए 5 लाख रुपए पुरस्कार रखा है। पुरस्कार के अलावा इसमें रणजी प्लेयर जो पूरे में रणजी मैच खेल चुके हैं, कुछ IPL के खिलाड़ी भी आने वाले हैं। पूरे इंडिया से 8 टीमें इसमें आ रही है। तो अच्छे खिलाड़ी आएंगे तो अच्छे खिलाड़ी का खेल देखने का लोगों को मजा आएगा, उत्साह होगा और अच्छे का आयोजन होगा। कोच वगैरह और एम्पायर वगैरह, कोच और एम्पायर के लिए हमने RCA से निवेदन किया था, तो RCA की तरफ से हमारे वो कोच और एम्पायर का उन्होंने हमें प्रस्ताव भेजा और वहीं से RCA से हमारे कोच और एम्पायर आए। अतिथि में कल उद्घाटन के लिए तो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार लालजी नागर और हमारे राजीव दत्ता साहब जो हमारे अध्यक्ष है राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के, वो उद्घाटन करेंगे और समापन में हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष 1 मार्च को इसका समापन करेंगे। लाइव टेलीकास्ट ये YouTube के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट होगा और हमारा एक खुद का पेज भी है कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें भी हम लाइव करेंगे। और एक तो हम हाड़ौती के जो पेज है, जो बड़े बड़े पेज चलते हैं, जैसे हाड़ौती का लाल है, इनसे जो हमने बात करी तो वो भी इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। बड़े क्रिकेटर में हमारी महेंद्र सिंह धोनी और हरभजन सिंह से हमारी बात चल रही है। और जो भी महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जो विजेता थे उसके कप्तान से भी हमारी बात चल रही है। लगभग बात चल रही है, लेकिन फाइनल जरूर बुलाएंगे हम। किसी न किसी बड़े खिलाड़ी को, 2 खिलाड़ी को जरूर बुलाएंगे। इसके अलावा हम एक बड़े सिने स्टार की एक सिने संध्या भी कराएंगे रात को, जिससे लोगों में एक मनोरंजन का भी माहौल बने। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम अगले 3-4 महीने में हर ग्राम पंचायत स्तर पे एक क्लब का गठन करके और वहाँ पे क्रिकेट टीमें बनाने जा रहे हैं। और अगले 3-4 महीने बाद हर ग्राम पंचायत के पहले हम पंचायत समिति स्तर पे मैच कराएंगे, उसके बाद उनको जिला लेवल पे लाएंगे और जो भी अच्छे खिलाड़ी हुए उनको हम आगे राजस्थान में खेलने के लिए भेजेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। उनको हम क्रिकेट के संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। पिछली जो कार्यकारिणी थी, जिन लोगों के पास काम था, कई सारी कमियां मिली, घोटाले मिले, उसको लेके भी कोई नई कमेटी को एक्शन वगैरह या इसलिए कार्यकारिणी में जो कमियों को तो हम देखते नहीं, क्योंकि उनकी कमियां हम देखने लग जाएंगे तो हमारी खूबी हमें पता नहीं लगेगी। तो हम तो पहला हमारा उद्देश्य है हमें क्या करना है। और उन्होंने जो गलत किया था उसके लिए हमने उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं। अगर उसमें उनके खिलाफ पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्टेडियम का विस्तार भी होना जा रहा है। स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से भी DDA ने 100 करोड़ रुपए पास किए। उससे 15 से 20 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी और पूरा JK पवेलियन एक भव्य तरीके से पूरा डबल स्टोरी बनने जा रहा है। जब 15-20 हजार की कैपेसिटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मैच या फिर एक IPL मैच का जरूर कोटा में सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष का एक सपना है कि कोटा में एक बड़ा मैच होना चाहिए। हम सबके बीच पर यहाँ पर है।
खबर राजस्थान से, जहां पे विधानसभा में राजस्व पर चर्चा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी के सरकार पर तीखा प्रहार। जी हां, बता कि आज राजस्थान में विधानसभा में राजस्व विभाग पर हुई चर्चा के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के आरोप में गौचर भूमि, सोलर परियोजनाएं और भूमि आवंटन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया। विधायक भाटी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रदेश में उड़न और गौचर भूमि के लगातार हो रही अनदेखी से ग्रामीण अंचलों की आस्था और पशुपालकों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है और उन्हें आरोप लगाया कि सोलर कंपनियां भूमि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे स्थानीय किसान और पशुपालकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है और बता दें कि गौचर भूमि के संरक्षित श्रेणी में रखते हुए सख्त कानून लगाने की भी मांग की है। सोलर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के स्थानीय लोग की सहमति और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाई जाए और अवैध कब्जों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। भाटी ने कहा कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन यह विकास स्थानीय लोगों के अधिकारों और परंपराओं की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति और जवाबदेही तय मांगने की है। चर्चा के दौरान सदन में इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सबसे बड़ा अगर लैंड बैंक कहीं है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में, और सबसे ज्यादा जो मजबूत लोग हैं वो भी उसी क्षेत्र के हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि उस काल अकाल के उस दौर में 65 और 71 के उस दौर में उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर मजबूत करने का काम किया तो वहां के लोगों ने किया। अकाल में भी और तमाम प्राकृतिक जो समस्याएं रही, अवरुद्ध रहे, उसमें भी देश को मजबूत करने का काम वहां के लोगों ने किया। पर आज उन लोगों के क्या हाल है? पिछले 700-800 सालों से जो जमीनें जो पूर्वजों ने शीश कटा के बचाई थी, आज अपने ही देश में उन्हें बचाने के लिए, अपने ही प्रदेश में उन जमीनों को, उन ओरणों को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 25,000 ओरणे हैं। लगभग अगर भूभाग के हिसाब से देखें तो 6 लाख हेक्टर जमीनें जो है ओरणों के रूप में हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके रखी थी। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो 9,053 गांवों में 3,017 ओरणे हैं, जिनमें से 100 प्रमुख ओरणे सिर्फ एक जैसलमेर में। गाय जिसकी बात हम करते हैं, सनातन में करते हैं, अगर ये ओरण गोचर खत्म हो गई तो हमारी वो गोवंश कहां जाएगी? हम जिस अहिंसा की बात करते हैं, सभापति महोदय आपके पीछे हमारे महात्मा गांधी की फोटो है। आज उन्हीं के देश में जहां ओरणों को बचाने के लिए संघर्ष किया गया, उन्हीं के देश में आज के समय में ओरणों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। हमारे वहां कहा जाता है साहब, घी डोलियो तो कहीं कोन पर पानी डोले तो जीव बढ़े। आज वो ओरण गोचर जिसके अंदर कई सारे हमारे तालाब है, आगोर हैं, आज उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और आज उनको लेके कोई बात करना नहीं चाह रहा। उन ओरण गोचर को लेके किसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। आप सीधा जमीनें अलॉट कर रहे हैं। जब एक्साइज की पॉलिसी है, हर एक डिपार्टमेंट की, दारू जैसे डिपार्टमेंट की आपने पॉलिसी बना रखी, तो लैंड अलॉटमेंट की आप कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? आपके हर कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड अलॉट की है। ये जमीनें किसकी है साहब? ये कौन लोग हैं? आज विकास के नाम पे उन तमाम लोगों का गला क्यों घोंटा जा रहा है, मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा। एक समय था जब कोई भी लैंड अलॉट होती तो उससे पहले पंचायत से एनओसी ली जाती थी। धीरे धीरे खेल बड़ा होता गया, एनओसी एसडीएम के पास से ली जाने लगी। फिर पता चला कलेक्टर्स को, साहब ये तो बड़ा मामला है, कलेक्टर एनओसी देने लगे। अब जब पता चला कि साहब ये तो बहुत बड़ा मामला है, तो अब एनओसी जयपुर से आने लगी। क्यों साहब?
उन लोगों के साथ इस तरीके का कुठाराघात क्यों? बिना भौतिक सत्यापन किए आप जमीनें दे रहे हैं। मैं रामगढ़ की बात करूंगा। रामगढ़ में डालमिया कंपनी को आपने वो जमीन दी जिसके अंदर 80 घर चले गए। साहब वो लोग कहां जाएंगे? उनकी बात कौन करेगा? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने इस भारत माता के लिए उस बॉर्डर को मजबूत करने के लिए अपने शीश दिए, पर उनकी बात कोई नहीं करेगा साहब, क्योंकि साहब उनकी किसको परवाह पड़ी है साहब? ठीक है, कुछ लोग चिल्लाएंगे, धरने देंगे। सरकारों से मेरा निवेदन है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये वो लोग हैं जो हमें जिता के यहां तक भेजते हैं। हमें ना कोई कंपनी यहां पे भेज सकती है, ना कोई बड़ी उपक्रम, कोई सरकारी उपक्रम यहां पे बना के हमें भेजेगा। वो लोग रहेंगे तो हम रहेंगे। मेरा विशेषकर निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि इस और सोचें, और वो तमाम लोग जो फेंसिंग से पहले भी उस बॉर्डर को मजबूत करने का जिन्होंने काम किया, आज वो बॉर्डर खाली करके बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए, इस गोचर ओरण को बचाने के लिए, इस अनैतिक अलॉटमेंट को रोकने के लिए आप एक विशेष नीति बनाएं। मेरा निवेदन है, पशुधन जो लगभग आप लोग जयपुर में मीना बैठा हो ना, हमेशा बात करो कि साहब देसी घी जीमणु है, देसी घी थारूगा बॉर्डर माथे आवा। आज अगर इस तरीके से लैंड अलॉट होती गई, ये गोचर ओरण खत्म होती गई, अगर ये गोवंश खत्म हो गया, तो आने वाली पीढ़ी आपके देसी दूध और देसी घी के लिए तरसने लग जाएगी। ये साहब बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में ये पक्ष विपक्ष का मसला ही नहीं है साहब, ये पक्ष विपक्ष का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इश्यू। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, डीएनपी, आप लोग एक तरफ लाखों बीघा जमीन अलॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ 4 अगस्त 1980 को एक अधिसूचना आती है। डीएनपी के रूप में एक बड़े भूभाग को आपने रिजर्व कर दिया। आज देखें कि वो तमाम लोग 45 सालों से भी अधिक समय हो गया मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनकी 1% भी आबादी विस्तार नहीं हुई। वो ना सड़कें बना सकते हैं, ना वहां पे बिजली पानी आ सकता है, ना वो केसीसी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास की, तो आज के समय में वहां पे आवास तक नहीं बन सकता। एक तरफ तो आप लाखों बीघा जमीनें उनको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो 45 सालों से आपकी तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आज के समय में उनका परिवार बढ़ रहा है, पर उसकी चिंता कौन करे साहब? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। स्कूल, अस्पताल, मोबाइल, इंटरनेट से लेके तमाम चीजों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए वो लोग तरस रहे हैं। आप ये जो विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं ना साहब, आज हर गांव में, कई माननीय सदस्य पहले भी बोल चुके हैं, आज के समय में हर कॉन्स्टिट्यूंसी की ये स्थिति है कि हर जगह मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े टावर, हाई टेंशन लाइंस लगा रही है। आप लोगों के पास आते भी होंगे साहब, उनकी बात कौन सुनेगा? वो किसान जो मजबूर है, उसको आज लाठी के जोर से दबाया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम उनकी बात को सुने। सोलर जरूरी है, विकास जरूरी है, पर साहब उसके लिए कोई अलॉटमेंट, कोई पॉलिसी तो आप ले आओगे ना। आप रोजगार दे रहे हो ना, बिजली को लेके आपका कोई स्पष्ट रुख है, किस तरीके से आप करेंगे साहब? ये आखिर कब तक चलेगा? मेरा निवेदन है कि कई सारे गांव, जिनमें मुख्य रूप से रागवा, सेहुआ, जोगा, तेजपाड़ा, सोनू, सांकला, सुल्ताना, अर्जुना, घंटियाड़ी, रामला, साधना, भोजराजी की ढाणी, हेमा, नेतसी, पारेवर, ये सारे वो गांव ऐसा जो आज पलायन पे मजबूर हो चुके हैं। मैं अगर बात करूं, रोहिड़ी, पांचला, मोती की बेरी, सुंदरा, हटार, लुणार, फुलिया, करड़ा, पोछीणा, ये तमाम गांव आज खाली होने पे मजबूर हो गए साहब। आप सीमेंट एजेंसियों को, कंपनियों को लाखों बीघा जमीनें दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे वो तमाम घुमंतु, अर्ध घुमंतु लोग हैं, उनको आप रहने के लिए जमीन तक नहीं दे रहे। मैं बात करूंगा बावरी समाज की, मैं बात करूंगा गार्डिया लोहार समाज की, बंजारा समाज की, गवारिया समाज की, कालबेलिया समाज की, जोगी समाज की, भाट समाज की, रबारी और रायका समाज की, गरडिया समाज की, सरगरा समाज की, ये तमाम लोग जो आज भी आपकी तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि साहब हमें जमीन देंगे, पर नहीं,
हम इनको जमीन नहीं देंगे। आज प्रदेश की सरकार की क्या मजबूरियां हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे घुटनों पे बैठी है। आज प्रदेश की सरकार की क्या स्थिति बनी है कि इस प्रदेश को गिरवी रख रहे हैं। मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा कि इन तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऐसा कौन सा दबाव बनाया है जिसकी वजह से आप मुख्य दर्शक होकर बैठे हैं। आप खेजड़ी पे बिल लाने की आपने बात कही, आखिर कब तक आप उन तमाम लोगों को गुमराह करेंगे? आप वो बिल कब लाएंगे? प्रदेश की जनता पूछ रही है आपसे। आपने एक आदेश निकाला कि साहब हम पूरे तरीके से संकल्पित है कि खेजड़ी का पेड़ नहीं कटेगा। अरे साहब, अगर आप वाकई इतने संवेदनशील होते, आप अध्यादेश लाते, आप कहते कि हम पूरे तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं, अगर कोई पेड़ काटेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने एक ऑर्डर निकाल दिया। आप बताएं कि साहब कलेक्टर किस आधार पे उस खेजड़ियों को काटने से रोकेगा? टेंडेंसी एक्ट में आपने अभी भी जुर्माना वही का वही रखा है। 1% भी खेजड़ी कटाई नहीं रुकी है। प्रदेश की सरकार और माननीय मंत्री जी, जब भी आप बोलें, मेरा निवेदन है कि आप स्पष्ट भी करें कि प्रदेश की सरकार वो बिल कब लाने वाली है। साथ ही साथ पारेवर गांव और तमाम इन गांवों में जो समस्या हो रही है, इसकी और निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। ये अनैतिक तरीके से जो अलॉटमेंट कर रही है प्रदेश की सरकार, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समय रहते इन तमाम चीजों को गंभीरता से लें, वरना बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और इंटरनेशनल बॉर्डर से तमाम वो लोग अगर आगे आ गए तो जयपुर की ये सड़कें जाम हो जाएगी, तमाम लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार स्पष्ट रुख ले और कहे कि हम बॉर्डर को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मेरा निवेदन कि इन तमाम विषयों पे बात करने की जरूरत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्व की मांग पे बात रखने का मौका दिया। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा अगर लैंड बैंक कहीं है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में। और सबसे ज्यादा जो मजबूत लोग हैं वो भी उसी क्षेत्र के हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि उस अकाल के उस दौर में 65 और 71 के उस दौर में उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर मजबूत करने का काम किया तो वहां के लोगों ने किया। अकाल में भी और तमाम पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा अगर लैंड बैंक कहीं है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में। और सबसे ज्यादा जो मजबूत लोग हैं। खबर बाड़मेर बायोती से, जहां पे किसान के 15वें दिन भर भी धरना जारी, प्रशासन को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बायोत किसानों के खेतों पर गुजर रही कंपनी के खतरनाक हाईटेंशन विद्युत लाइन टावर की उचित मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपकोती भोजसर ग्राम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन लगातार तेज होता रहा और किसान आक्रोश बढ़ता रहा। आपको बता दें कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिला किसान और ग्रामीण ने जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन बायोत उपखंड अधिकारी के कलेक्टर शिवरान में सौंपा गया। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उनकी धैर्य की परीक्षा न ले और शीघ्र उनकी जायज मांगों पर सहमति प्रदर्शन करे। किसानों का कहना है कि यदि आगामी 2-4 दिनों में सकारात्मक निर्णय न लिया गया तो तहसील बायोत में आपको सहित आसपास के गांव में हाईटेंशन लाइन के प्रभावित किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ विशाल रैली के निकालकर बाड़मेर कलेक्टर के जोधपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहेंगे और एकजुटता के साथ अपनी मांगों को दोहराएंगे। किसान ने आरोप लगाया कि 15 दिन के बीत जाने के बावजूद कंपनी के अधिकारी और प्रशासनिक प्रतिनिधि धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे आंदोलन और उग्र होने की संभावना है। गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित जो अंतिम व्यक्ति बैठे हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सेवा के लिए आपको यहाँ पर लगाया है। आपको यहाँ पर क्वार्टर में सोने के लिए नहीं लगाया है। अगर आपको सरकार तनख्वाह देती है, वो इस बात की तनख्वाह देती है कि यहाँ का जो किसान, यहाँ का जो मजदूर वर्ग, यहाँ का जो प्रशासन है, वो आपको संभालना है। लेकिन आप आराम से पिछले 3 दिनों से किसानों से दूर भाग रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई तब भी आप छुट्टी लेकर भाग गए, लेकिन ये कितने दिन भागोगे? ये भाई तू का किसान इसी जमीन पर रहना है, इसी जगह पर रहना है। ये कान खोल कर सुन ले प्रशासन के लोग। खबर
खबर राजस्थान से, जहां पर शमशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण से भड़का गुस्सा ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में नया गांव प्रतापपुरा में शमशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। रास्ते अवरुद्ध होने के कारण ग्रामीणों ने शव यात्रा के बीच रास्ते में ही रोक दिया और मृतक का शव भी वही रखकर धरने पर बैठ गए। इससे पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ग्रामीणों के अनुसार नया गाँव प्रतापपुरा निवासी सीताराम का शुक्रवार शाम को निधन हो गया था। शनिवार को जब परिजन और ग्रामीण शव यात्रा लेकर शमशान घाट की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में अतिक्रमण के कारण मार्ग बंद मिला। इससे आक्रोशित ग्रामीणों के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और शमशान घाट का रास्ता तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग पर अड़ गए। इस समय समस्या को लेकर पूर्व में प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि गांव में कुछ लोगों ने रास्ते पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीण शव को रास्ते में रखकर प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन घोर लापरवाही के कारण आज तक दिनांक तक ये रास्ता नहीं खुल पाया। तो अभी डेड बॉडी को क्यों लेके बैठे हुए हैं? ये क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा ये रास्ता अवरुद्ध करा दिया गया है और डेड बॉडी को रोकवा दी गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।